हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे इस वीडियो के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि अक्सर स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं और वो जुडिशरी या आपके सिविल सर्विसेज में मींस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो नीड है उसको ध्यान में रखते ही हमने उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ाने का मेरा जो तरीका है वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। डेफिनेटली पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअली ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में हमें मिला उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एब्सेंट थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फंडामेंटल राइट्स वर देयर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर देयर अंडर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 रेस्पेक्टिवली, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी का दौरान सबको पता है, इसी बीच प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी जी को लगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट स्टेट कैन नॉट अचीव द लार्जर गोल्स of the constitution only on the basis of fundamental rights and certain directives given under part 4। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे लोग हमसे अधिकारों की बात तो करें और हमें कुछ डायरेक्टिव्स भी मिले हैं, हम वो भी करें, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि इन दो के बेसिस पर ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाएँ। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजन कि दे शुड ऑल्सो परफॉर्म देयर मॉरल ड्यूटीज़, और मॉरल ड्यूटीज़ के बेसिस पर भी काम नहीं चलेगा। सो सर्टेन ड्यूटी जो कि उनके नेशन के प्रति होना चाहिए, उनकी अपनी कंट्री के प्रति होना चाहिए, तो वो ड्यूटीज़ का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होना चाहिए जो कि नहीं था। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे सरदार स्वर्ण सिंह जी। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उनकी रिकमेंडेशन जो थी, on the basis of recommendation हमने सर्टेन ड्यूटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसके लिए क्या किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो अभी तक पार्ट 3 था जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए थे, पार्ट 4 था जिसमें सर्टेन डायरेक्टिव्स दिए थे स्टेट के लिए, बट बताया ना कि इनके बेसिस पर पॉसिबल नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं। क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स? हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है हमारा प्रीएम्बल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं। जस्टिस की बात, इक्वलिटी की बात, लिबर्टी की बात, यूनिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात, सॉवरेनिटी मेंटेन करने की बात। तो ये पॉसिबल नहीं होगा केवल एफआर और डीपीएसपी के बेसिस पे। रादर इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन। इसके लिए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1976 पार्ट 4A was added in our Indian Constitution, और पार्ट 4A ऐड करके हमने एक आर्टिकल 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए थे और हमने इसी जगह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से एफआर, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉम्बिनेशन से वी कैन अचीव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। तो हमने इन्हीं जगह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रखा। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A एक चैप्टर हुआ और उस एक पार्ट हुआ, पार्ट 4A, और उसमें एक सिंगल आर्टिकल 51A और उसमें आई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी आप एट प्रेजेंट देखेंगे तो आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिखेंगी, क्योंकि जो 11th है 51A का जो क्लॉज के है, दैट क्लॉज के वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यही वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिससे हमने आर्टिकल 21A भी ऐड किया। हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बनाया है, राइट टू एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी रखा आर्टिकल 45 में। हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया है 51A के क्लॉज के में। सो इट इज द ओनली राइट, इट इज राइट टू एजुकेशन इज दैट ओनली विच इज अ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। मोहिनी जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन को उन्होंने फंडामेंटल राइट बताया था 21 में, बिकॉज आर्टिकल 21 का जो है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, विद ऑनर। सो आपके
डिग्निटी, आपका ऑनर कैसे होगा जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है ना, विद चॉइस एंड डिग्निटी है, विद चॉइस एंड डिग्निटी। भाई मैं क्या पहनती हूँ मेरी चॉइस, मुझे क्या खाना है मेरी चॉइस, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मेरी चॉइस, मुझे किस कॉलेज में पढ़ना है मेरी चॉइस। तो ये चॉइस आपको कैसे मिलेगी, जब आपके पास एजुकेशन होगी। इसको पहली बार महसूस किया गया था मोहिनी जैन के केस में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए, सॉरी पार्लियामेंट ने इस पर ध्यान देते हुए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और राइट टू एजुकेशन को 21 के बिल्कुल बाद में ऐड कर लिया, कहीं और नहीं किया, 21 के साथ लगाया 21A, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ही है जो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, कहते हैं ना कि विंग्स देना, ये जो 21 है उसको विंग्स देता है कि विदाउट एजुकेशन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद चॉइस, हमें क्या करना क्या नहीं करना। चॉइस तो आपके पास तब आएगी ना जब आपके पास शिक्षा होगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए राइट टू ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अब बात हुई कि फंडामेंटल ड्यूटी की नीड क्यों समझी गई, क्यों हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसको ऐड नहीं किया। देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव विद ईच अदर, दे आर कोरिलेटिव, एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित है। परफेक्ट राइट की जब आप बात करेंगे तो परफेक्ट राइट का मतलब ये होता है कि अगर मेरा कुछ अधिकार है तो डेफिनेटली, अगर मेरा अधिकार है तो डेफिनेटली मेरी कुछ ड्यूटी भी होती है। ये आप प्रैक्टिकली अपने घरों में देख लेते हो, है ना, हर जगह आपको दिखेगा। आप अधिकार की बात करेंगे तो आपको कुछ ड्यूटी भी होगी। फैमिली मेंबर बच्चों को, यार मुझे ये कपड़े लेने हैं, मुझे ये चाहिए, तो पेरेंट्स आपको पलट के बोलते होंगे, नहीं पहले क्लास में ये करो, पहले आप इतना अच्छा परफॉर्म करो, आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसे काम करो, ये आपका शेड्यूल है। तो आप केवल अधिकारों के आधार पर ही काम नहीं कर सकते, राइट बेस्ड सोसाइटी नहीं हो सकती। राइट के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव विद each other and it is not possible on the part of the state। किसी के बस की बात नहीं है कि आपके केवल अधिकारों को ही संरक्षित करें, आप केवल स्टेट से कहें कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, मुझे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहिए, सोशल इवल्स भी किसी तरह नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी भी हमने हटा दी, रिजर्वेशन की पॉलिसी भी हमने रखी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी, देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3। बट एट द सेम टाइम हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना स्टेट के प्रति। वो कैसे भाई, हमारा प्रीएम्बल कहता है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हमें प्रमोट करना है, सिक्योर करना है। तो क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बल्कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस यूनिटी को, हमारे आपस के लोगों के बीच ब्रदरहुड को मेंटेन रखें, हम आपस में फ्रेटर्निटी को, इंटीग्रिटी को प्रमोट करें और सिक्योर करें। तो इसके लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। एट प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू ईच एंड एवरी सिटीजन। हम आपको बार बार कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दे रहे हैं कि दीज आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, बात आती है नेक्स्ट कि क्या इनका इन्फोर्समेंट क्या है, वेदर दे आर सेम एज द फंडामेंटल राइट, क्योंकि इनके भी आगे फंडामेंटल लिखा है जैसे कि फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। तो क्या दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट एज इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट? आंसर इज नो। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट तो आप पर से इन्फोर्स करा सकते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में ऐसा नहीं है। एंड इन केस ऑफ वॉयलेशन ऐसा भी नहीं है कि सारी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी आपके ऊपर पनिशमेंट भी नहीं है ना। इन केस ऑफ वॉयलेशन ईच एंड एवरी फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट पनिशेबल ना, कि आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी का आपने वॉयलेशन कर दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, सब में ऐसा नहीं है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनके लिए पार्लियामेंट ने स्पेसिफिक लॉज बनाए हुए हैं। उन फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर वॉयलेशन होता है, कुछ लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली एंड ओनली मॉरल ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं है। फंडामेंटल, नो डाउट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, दे आर मॉरल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, बट एट द सेम टाइम सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज आर एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ दे आर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑल्सो ना, क्योंकि इस पर पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हुए हैं तो आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर आपने उनको वॉयलेट किया देन स्टेट कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। लाइक इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन कि उनको सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है। अगर आप 51 के क्लॉज सी में देखेंगे, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को मेंटेन करके रखना है, प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंट्री को डिफेंड करना है।
ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन आप अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं, आपका कोई एक्ट ऐसा होता है विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, विच इज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देन डेफिनेटली स्टेट विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। कैसे? देयर आर सो मेनी एक्ट्स। जब 1976 में इसको ऐड किया गया था, उसी टाइम जब 42nd में इसको ऐड किया गया था, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उसी टाइम उन्होंने एक एक्ट लाया था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट, है ना। उसमें भी यही था कि अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि नेशन की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं, बहुत फेमस है, आजकल बहुत न्यूज़ में भी है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील जी को अरेस्ट किया गया था एनएसए में, सीए के प्रोटेस्ट में। तो अगर आप, हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके उस डिटेंशन को गलत पाया और उनकी इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर भी दिया है। कहने का मतलब है, अगर ये, इट्स नॉट ओनली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस नेशन की सॉवरेनिटी को, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करिए, बट ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, एनएसए है, अप्सफा है, ठीक है। तो वो सब स्टेट की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अगर आप आर्टिकल 51A के ही क्लॉज 1 को देखिए, पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनको आपको रेस्पेक्ट करना है ना। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। अब देखिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, इट्स नॉट ओनली योर मॉरल ड्यूटी, रादर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आपकी ये लीगल ड्यूटी भी है। इसके लिए एक एक्ट भी है, इसके लिए एक एक्ट है। मैंने बताया ना कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं आपके पास, तो फिर वो, अगर आपने वैसा नहीं किया तो फिर आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। इसमें एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस पर एक बहुत फेमस केस है, बिजोय इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, 1986 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया कि अब से केरला के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर नेशनल एंथम होगा एंड सभी बच्चों को नेशनल एंथम को गाना पड़ेगा। इसमें 3 बच्चे स्कूल के थे जो कि 3 बच्चे थे जो कि जेहोवा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और उनकी रिलीजियस कम्युनिटी में ऐसा है कि वो अपनी रिलीजियस सॉन्ग के अलावा किसी भी सॉन्ग को नहीं गाएंगे, भले से वो नेशनल एंथम क्यों ना हो। इन बच्चों ने जब ये नेशनल एंथम नहीं गाया तो स्कूल ने उनके बच्चों के अगेंस्ट में एक्शन लिया और इन 3 बच्चों को एक्सपेल कर दिया। जब इन बच्चों को एक्सपेल किया गया स्कूल से, तो ये बच्चे गए हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट गए। केरला हाई कोर्ट ने स्कूल के एक्सपेल्शन को ठीक माना और कहा कि आपने एक ऑफेंस किया, इन बच्चों ने ऑफेंस किया है इस एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। फिर ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट गई केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए कहा कि बच्चे जो कि रिस्पेक्टफुली नेशनल एंथम के समय खड़े हैं, भले से वो नेशनल एंथम नहीं गाते हैं तो भी ये कहीं से भी नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। दूसरी चीज उन्होंने कही, आर्टिकल 25, ईच एंड एवरी सिटीजन को फंडामेंटल राइट मिला है अपने रिलीजन को कॉन्साइंस का, प्रोफेस का, प्रैक्टिस का, प्रोपोगेट का, है ना, सबको राइट मिला है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनका कि वो किसी और कोई भी सॉन्ग नहीं गाएंगे अपने रिलीजन को छोड़कर, और आप इस रिलीजियस जो फंडामेंटल राइट मिला है इस पे रिस्ट्रिक्शन केवल उन्हीं ग्राउंड पे लगेगा जो कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में मेंशन है, इसके अलावा नहीं लगेगा। आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 के बेसिस पर ही केवल हम रिलीजियस फ्रीडम को रोक सकते हैं, बाकियों पे नहीं। और क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी के रिलीजन में कोई खामी है ना, जो सोशल ईवल एक तरह से, उसको दूर करने के लिए भी हम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ट्रिपल तलाक को रिमूव किया जबकि वो रिलीजियस प्रैक्टिस थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं से भी आर्टिकल 25 के ना तो क्लॉज 1 में आते हैं और ना ही क्लॉज 2 में आते हैं, तो स्टेट का एक्सपेल्शन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है, और बच्चों को राइट दिया कि वो बच्चों को ही नहीं, कोई भी। इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा अगर आप साइलेंटली खड़े रहते हैं, इट शोज योर रेस्पेक्ट, इट्स
योर ऑनर टूवर्ड द नेशनल एंथम, है ना, तो ये नेशनल ऑनर ही है और बच्चों के इस एक्ट को सही माना। ठीक, ये बहुत फेमस केस है। उसके बाद एक और केस आया MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज मैं यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ, इट्स सो इजी, आप आराम से अपने बैराक में देख सकते हैं। 10-11 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। MC मेहता में कहा कि जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपके पास कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती है कि सभी को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, रिवर को, लेक्स को, एंड वी शुड हैव द कंपैशन टुवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे करवाएंगे आप, लोग तो अवेयर ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी से, तो आप ऐसा करिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं, इन्वायरमेंट लॉज, इन्वायरमेंट स्टडीज, बच्चों को बताना वाटर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, हमें ये सब नहीं करना, ये आप स्कूल में एज अ सब्जेक्ट रख दीजिए, सिलेबस में उनके इंक्लूड कर दीजिए ताकि लोगों को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता चले। और इस पर जो फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत अच्छा केस है, ऑनरेबल श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का। बहुत औसम केस है, इसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है। इसमें एक पिटिशनर ने लेटर दिया था CGI को और उनका कहना था कि भाई लोगों को तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता ही नहीं है, ऐसी ड्यूटीज को देने का मतलब क्या जो कि इन्फोर्सेबल भी नहीं है, उनके लिए आप डायरेक्ट पनिशमेंट भी नहीं कर सकते और लोगों को पता भी नहीं है, तो आपने भले से इनको रख लिया बट कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को रिट पिटीशन मानते हुए एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन में उसको रिट पिटीशन मानते हुए उसको एंटरटेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डिवाइज न्यू मैकेनिज्म टू जनरेट अवेयरनेस रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोगों में अवेयरनेस जनरेट करिए, लोगों को बताइए कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। आप उसके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट निकालिए, न्यूज़पेपर में निकालिए, आप टीवी में चैनल्स में एडवर्टीजमेंट दीजिए और रेलवे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पर, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक ऑफिस में, जहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ पर एक जगह पता होना चाहिए कि ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टेट को डायरेक्शन था कि पीपल आर सो इलिटरेट, दे इवन डोंट नो हाउ टू राइट देयर नेम, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से पता चलेंगी, तो आपको अवेयरनेस जनरेट करना है, लोगों को बताना चाहिए। ठीक, इसमें एक और जस्टिस बहुत फेमस हैं, जस्टिस JS वर्मा, उनकी भी रिकमेंडेशन है, उन्होंने भी कहा है कि टैक्सेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटीज के दायरे में लाना चाहिए, हेल्प को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में लाना चाहिए कि लोग एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हो। और तीसरा उन्होंने हेल्प और टैक्सेशन के अलावा भी उन्होंने कहा वोट को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में ही लाना चाहिए, राइट टू वोट, वोट देने का, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में लाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है। अगर आप एट लास्ट फाइनल बोलिए तो ये आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी शुड डिस्चार्ज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टुवर्ड्स our respective nation, okay, and they are not directly enforceable। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए लॉज बने हुए हैं, राइट टू एजुकेशन के लिए आपके पास है, आपके पास नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के ऑनर के लिए लॉज बने हुए हैं, हमारे पास सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए लॉज बने हैं, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बने हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय ना करें इसके लिए हमारे पास लॉज बने हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए स्पेसिफिक लॉज बने हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए पेनाल्टी है। आप अगर इस तरीके से आंसर लिखेंगे, कैसे आया, क्यों आया, क्या रिलेशन है, क्या गाइडलाइन है, क्या सजेशन है, तभी फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।